नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग वित्त आयोग के बारे में समझेंगे, इसके संरचना को समझेंगे, कार्य कैसे करता है उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग 14वीं वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर 15वीं वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी तरह के एग्जामों के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं वित्त आयोग के बारे में। देखिए, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वे 5 सदस्य वाले वित्त आयोग का गठन करेंगे, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद करेंगे। अगर आवश्यक हो तो 5 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि वित्त आयोग के जो गठन होता है वो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, और वो प्रत्येक जो है 5 वर्ष पर करते हैं। अगर ज़्यादा आवश्यक है तो 5 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है। वही अगर संरचना की बात करें तो देखिए, वित्त आयोग में जो है कुल 5 सदस्य होते हैं। एक उसमें अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इन पांचों सदस्यों को कौन नियुक्त करते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह नियुक्त करते हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो है कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, इनको जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का विशेष समझ होनी चाहिए। मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में जो है उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है पैसों के बारे में ही पढ़ा जाता है, और वित्त आयोग जो है ये पैसों के मामले को ही देख रेख करता है। तो इसकी समझ जो है जिस व्यक्ति को होगा उसी को जो है वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें तो पैसा का ही देख रेख करना है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। देखिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं यानी जज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में ज्ञान होता है। तो उतने ही ज्ञान का व्यक्ति चाहिए जो वित्त आयोग का सदस्य बन सके, क्योंकि इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में ज्ञान की आवश्यकता है। तो ऐसे व्यक्ति को खोजा जाता है जो जिसका नॉलेज जो है हर क्षेत्र में हो, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर हो, और उसको जो है न्यायाधीश बनाया जा सकता हो, वैसी योग्यता रखता हो, तो उसको वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाता है। उसके बाद और वित्त मामलों की समझ होना चाहिए, मतलब वित्त से संबंधित जो भी मामले हैं उसका गहन उसको जानकारी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो उसी व्यक्ति को जो है वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाता है। ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। तो देखिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व में से केंद्र व राज्यों के हिस्सेदारी तय करने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। देखिए, बेसिकली वित्त आयोग का कार्य है कि जो भी केंद्र सरकार का राजस्व प्राप्ति होता है, इसके पहले वाले आप वीडियो में पढ़े कि केंद्र सरकार जो है बहुत सारा टैक्स लगाती है और उसको वसूलती है, तो वही जो है केंद्र सरकार का राजस्व है। तो उसमें से केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को कितना राज्यों को देना है, कितना परसेंटेज देना है, ये जो है तय करने का काम वित्त आयोग करता है। मतलब कुल मिला जुलाकर वित्त आयोग ये कहता है कि जो भी राजस्व प्राप्त हुआ है उसमें से इतना परसेंटेज इस राज्यों को दे दीजिए, और इतना परसेंटेज जो है केंद्र सरकार रखेगी। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच कर का बंटवारा करने का काम वित्त आयोग का होता है, क्योंकि आप उसमें पढ़े थे कि जो भी कर है वो वित्त आयोग के सिफारिश पर ही बांटा जाता है राज्यों को। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा कार्य है कि भारत की संचित निधि को बढ़ाने एवं राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए सिफारिश करना। देखिए, भारत का जो संचित निधि है उसका बढ़ाना भी इसका कार्य है। अब संचित निधि क्या है तो आप बहुत पहले ही पढ़ लिए हैं इकोनॉमिक्स के ही लेक्चर में, कि संचित निधि में वैसा धन सरकार का होता है जो सरकार उसको विकास के लिए खर्च करती है देश में। तो ये संचित निधि का जो है धन है, ये जितना बढ़ेगा उतना ही देश का विकास होगा। तो यही वित्त आयोग का कार्य होता है कि संचित निधि को भी बढ़ाया जाए। ठीक है। राष्ट्रपति से किसी विशेष मामलों पर सलाह मांगने हेतु सिफारिश करना, यानी वित्त आयोग का एक और काम है कि वो किसी भी विशेष मामले पर राष्ट्रपति से सलाह मांग सकता है।
जैसे कि मान लीजिए कि जीएसटी में कोई सुधार करना है, चाहे जीएसटी में कोई चीज़ करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति से वो सिफारिश कर सकते हैं। चाहे राजकोषीय घाटा को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी, इस मामले में भी जानकारी ले सकते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो है वित्त आयोग के होते हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारत में अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और इन 15 में से 4 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 4 गो से जो है अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पूछेगा कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे, इसको ध्यान में रखिएगा। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो वाई.बी. रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एन.के. सिंह थे। तो इन चारों से जो है प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी इसे पूछा जाएगा, तो इनके अध्यक्ष को जो है ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम 14वें वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसका गठन जो है डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में 2015 में किया गया था। ठीक है, इसके तहत बहुत सारी सिफारिशें की गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वित्त आयोग का जो कार्य है वह राष्ट्रपति से सिफारिश करना है कि वित्त मामलों में, कर के मामलों में कौन कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। तो देखिए, पहले जो है केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी जो है 32% थी, लेकिन इसमें जो है वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग ने कहा कि राज्यों की हिस्सेदारी जो है 10% बढ़ा दी जाए, यानी 32 से जो है 10% बढ़ाकर 42% कर दी जाए। तो ये पहला सिफारिश था 14वें वित्त आयोग का। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 14वें वित्त आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी को कितना परसेंट बढ़ाया गया था, तो 10% बढ़ाया गया था। पहले था 32%, फिर 14वें वित्त आयोग में 10% बढ़ाकर 42% कर दिया गया। मतलब केंद्र सरकार को जितना भी कर प्राप्त होगा उसका 42% जो है राज्यों को देना पड़ता है। ये 14वें वित्त आयोग में कहा गया था। उसके बाद देखिए कि राज्य सरकारों के लिए योजना एवं अनुदान आधारित सहायता के स्थान पर प्रदर्शन आधारित सहायता का प्रावधान किया गया। मतलब देखिए, पहले जो है ऐसा ही योजना के लिए पैसा दे दिया जाता था राज्यों को, अनुदान के रूप में पैसा दे दिया जाता था राज्यों को, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अब जो है राज्यों को प्रदर्शन आधारित सहायता दिया जाएगा। अब ये प्रदर्शन आधारित सहायता का मतलब क्या है कि राज्यों के प्रदर्शन पर दिया जाएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं और आप उन दोनों व्यक्ति को 10-10 हजार रुपया दिए किसी कार्य को करने के लिए। तो दोनों व्यक्ति कार्य करने के लिए गया और एक व्यक्ति जो है 2,000 का कार्य किया और 8,000 रुपया जो है खत्म कर दिया, ऐसे ही उड़ा फड़ा दिया। और एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपया का जो है सही उपयोग किया, सही कार्य किया। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो है प्रदर्शन खराब है और दूसरे व्यक्ति का प्रदर्शन जो है बढ़िया है। तो अब आपको जब भी पैसा देना होगा तो आप किसको दीजिएगा, जिसका प्रदर्शन बढ़िया है उसी को दीजिएगा, क्योंकि वह जो है सही तरीका से उपयोग कर रहा है। उसी प्रकार 14वें वित्त आयोग ने कहा कि राज्यों को प्रदर्शन आधारित सहायता दिया जाएगा। मतलब पिछला हिसाब देखा जाएगा कि जो पिछले बार पैसा हम लोग दिए थे उस हिसाब से उसने जो है कैसा कार्य किया है, राज्यों में कैसा विकास किया है, सही ढंग से किया है कि नहीं किया है, तो उनका प्रदर्शन देखा जाएगा। अगर अच्छा तरीका से किया गया होगा, घपला नहीं हुआ होगा, घोटाला नहीं हुआ होगा, तो उनको जो है और अधिक अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो है कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या और कुल वन क्षेत्र को ध्यान में रखकर राज्यों का हिस्सेदारी का निर्धारण किया गया। मतलब देखा गया कि किस राज्य का क्षेत्रफल जो है अधिक है, किस राज्य में जनसंख्या अधिक है, किस राज्य में वन क्षेत्र अधिक है, तो उनको जो है कर का बंटवारा अधिक दिया जाएगा। मतलब उनको अधिक कर दिया जाएगा, अधिक पैसा दिया जाएगा। जिसमें यह सब कम है उनको जो है कम पैसा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, आवश्यकता के अनुसार ही पैसा दिया जाए, नहीं तो ये पैसा जो है घपला हो सकता है नेताओं के द्वारा। जैसे अगर आपको कहा जाए कि 2 परिवार में जो है आपको पैसा बांटना है, एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं और दूसरे परिवार में 50 व्यक्ति हैं, तो आप बताइए किसको ज़्यादा पैसा दीजिएगा। जाहिर से बात है कि जिस परिवार में ज़्यादा व्यक्ति हैं उसी को आप पैसा दीजिएगा, क्योंकि उसको जो है अधिक पैसा की आवश्यकता है, क्योंकि उसका जो है
बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगेगा, और एक परिवार में 10 आदमी है तो उसमें बहुत कम पैसा लगेगा उसके अपेक्षा। उसी तरह जिसका क्षेत्रफल अधिक है, जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है, जिस राज्य में वन क्षेत्र अधिक है, तो वहाँ पर जो है खर्चा अधिक लगेगा संसाधनों को बनाने में, उसका विकास करने में। और जिस राज्य में ये सब कम है तो उसमें जो है कम पैसा लगेगा। तो ये 14वीं वित्त आयोग में कहा गया था कि इस आधार पर जो है कर का बंटवारा किया जाना चाहिए राज्यों के बीच। ठीक है। इसके तहत जो है स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन किया गया, जो राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। अब देखिए, स्वतंत्र राजकोषीय परिषद क्या होता है? इसका मतलब है कि जो भी राज्यों को कर का बंटवारा दिया जाता है उस पर निगरानी रखने का काम यह करता है स्वतंत्र राजकोषीय परिषद। ये देखता रहता है कि जो भी राज्यों को मिला है वह उस तरह से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको ग्रेड देने का काम करता है, मूल्यांकन करता है स्वतंत्र राजकोषीय परिषद। तो इसका जो है इसका भी गठन किया गया था 14वें वित्त आयोग में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे बातें जो है इंपॉर्टेंट है, 14वें वित्त आयोग में ये सब हुए थे। ठीक है। अब आइए हम 15वें वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह तत्काल का हो जाता है। इस वजह से इसे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को श्री NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 27 नवंबर 2017 में हुआ था, और उस समय उसके अध्यक्ष थे श्री NK सिंह। ठीक है। आपको पता है कि वित्त आयोग में कुल 4 सदस्य होते हैं और एक जो है अध्यक्ष होता है। तो 4 सदस्य उसके इस प्रकार हैं: श्री शक्तिकांत दास हैं, डॉक्टर अनूप सिंह है, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर रमेश चंद्र। तो ये जो है 4 सदस्य होंगे 15वें वित्त आयोग के। लेकिन बाद में देखिए कि जो शक्तिकांत दास थे वह जो है वित्त आयोग के सदस्यता से इस्तीफा दे दिए। तो इनके स्थान पर जो है अजय नारायण झा को आयोग का सदस्य बनाया गया। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की 2021 में, जिसमें बहुत सारी सिफारिशें की गई थी। इसमें वित्त आयोग द्वारा कहा गया कि जो केंद्र सरकार के राजस्व में से राज्यों को जो हिस्सा मिलता है उसमें से 1% की कमी की जाए। यानी अभी आप पढ़े कि 14वें वित्त आयोग से पहले जो है केंद्र सरकार के राजस्व में से 32% हिस्सा मिलता था राज्यों को, और 14वें वित्त आयोग आया तो 10% बढ़ाकर 42% कर दिया गया। फिर जब 15वें वित्त आयोग आया तो वह जो है 1% की कटौती कर दिया, यानी 42% मिल रहा था, 1% कम कर दिया, 41% कर दिया। अब राज्य जो है मिलकर हल्ला करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 1% की कमी हो जा रही है। तो फिर 15वें वित्त आयोग ने कहा कि जो नया केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो उनको भी तो कुछ खर्चा चाहिए ताकि वो भी अपने केंद्र शासित प्रदेश का विकास कर सकें, वो अपने पर्यटक का जो है विकास कर सकें। इसके लिए जो है राज्यों के हिस्सा में से 1% काट कर इन केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाएगा, ताकि इसमें जो है पर्यटक की बढ़ावा हो सके, इनका विकास हो सके। ठीक है। तो ये 15वें वित्त आयोग में किया गया 1% की कटौती राज्यों के हिस्सा में से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत सारे सिफारिशें की गई थी 15वें वित्त आयोग के द्वारा। इसमें कहा गया राजस्व घाटा अनुदान दिया गया। अब ये क्या होता है? तो देखिए, भारत में जो है बहुत सारे राज्य हैं, और वो जो राज्य जो है कुछ राज्य घाटा में हैं, जिनको राजस्व घाटा कहा जाता है, और वो कर्ज लेने के वजह से हो जाते हैं। तो उस समय जो है कहा गया कि उन सभी राज्यों को चिन्हित किया जाएगा जो राजस्व घाटा में है, और उनको विशेष अनुदान दिया जाएगा। तो उस समय 17 राज्यों को चिन्हित किया गया था और कहा गया कि इनको जो है 2.9 लाख करोड़ का अनुदान दिया जाएगा, ताकि वह जो है अपने राजस्व घाटा को समाप्त कर सके, यानी जीरो कर सके, और वो राज्य का विकास कर सके। इसलिए उनको विशेष अनुदान दिया गया। उसके साथ जो है क्षेत्र विशिष्ट अनुदान देने की सिफारिश की गई। अब ये क्या होता है कि कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए राज्यों को अनुदान दिया गया। मतलब जैसे कि स्कूली शिक्षा हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, कृषि सुधार कार्यक्रम हो गया, PMGSY सड़क की रखरखाव हो गया, न्यायपालिका हो गया। तो इन सभी विशेष क्षेत्रों को आगे ले जाने के लिए, इनमें सुधार लाने के लिए जो है राज्यों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की गई थी 15वें वित्त आयोग में। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब आगे देखते हैं।
और भी बहुत सारे सिफारिशें की गई थी। उसके बाद जो है राज्य विशिष्ट अनुदान की सिफारिश की गई, यानी कुछ विशेष राज्यों को विशेष क्षेत्र में उदार करने के लिए अनुदान दिया गया, जैसे पर्यटन, जल और स्वच्छता, सामाजिक आवश्यकता। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है राज्यों को विकास करने के लिए विशिष्ट अनुदान की घोषणा की गई थी 15वें वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है। उसके साथ ही स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिश की गई, यानी स्थानीय निकाय का मतलब है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का विकास करना। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास करने के लिए 4.36 लाख करोड़ रुपया का अनुदान दिया गया था 15वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को, ताकि राज्य जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। उसके साथ ही वित्त आयोग ने आपदा जोखिम प्रबंधन की भी सिफारिश की थी कि राज्यों को आपदाओं से निपटने के लिए विशेष अनुदान दिया जाए, ताकि राज्य में जो भी आपदाएं आती है, जैसे बाढ़ हो गया, हिमस्खलन हो गया, ये सब जैसे भी जो है मानवीय कोई आपदा हो गया, तो इनसे निपटने के लिए भी जो है वित्त आयोग द्वारा जो है बहुत सारे अनुदान राशि की घोषणा किया गया था 15वें वित्त आयोग में। तो इन सभी तरह के चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अन्य सिफारिश भी की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसे पूछा जाता है। इसमें जो है स्वास्थ्य के लिए भी सिफारिश किया गया था कि 2022 तक राज्यों को अपने बजट के 8% स्वास्थ्य पर खर्च करनी चाहिए। ये बात किस में कहा गया था? तो 15वें वित्त आयोग में कहा गया था कि जो भी राज्य हैं वह 2022 तक उनका जो बजट होता है उसका 8% स्वास्थ्य पर खर्च करें। ठीक है। उसके साथ रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की फंडिंग थी, जिसमें आयोग सिफारिश की थी कि MFDIS यानी मॉडर्नाइजेशन एंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये इसका पूरा नाम होता है, डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड बनना चाहिए, जो कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में पूंजीगत व्यय के आवंटन के बीच के अंतर को दूर करे। देखिए इसका मतलब हुआ कि MFDIS जो है यह एक फंड है, और इस फंड की शुरुआत जो है 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर की गई थी, यानी 15वें वित्त आयोग के बाद किया गया था MFDIS फंड की शुरुआत, जिसमें वैसा पैसा रहता है इस फंड में जिसका उपयोग जो है सुरक्षा के आधुनिकीकरण पर किया जाता है, यानी आधुनिक चीज़ों को खरीदने में, जैसे कोई मिसाइल हो गया, जैसे राफेल खरीदा गया था, कोई लड़ाकू विमान हो गया नया तकनीक पर आधारित, आधुनिकीकरण पर आधारित, तो उसको खरीदा जाता है। तो उसको खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो MFDIS से आता है, और इसकी शुरुआत 15वें वित्त आयोग से किया गया था। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह एक जो है फंड होता है। अगर इसका उपयोग नहीं होता है, मतलब इसमें जो भी पैसा रखा गया इस फंड में उसका उपयोग नहीं होता है, तो उसे अगले वित्त वर्ष में खर्च करने के लिए उसी में छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे काम में लगा दो, ऐसा नहीं है। जिसके लिए पैसा रखा गया है उसी काम में खर्च होगा, भले अगले वित्त वर्ष में खर्च हो, लेकिन उसी काम में खर्च होगा। तो ये इसका कार्य था। तो इन सभी तरह के चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जितना भी चीज़ थे हमने आपको बता दिया, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जो है आपको याद कर लेना है। ठीक है। भैया हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर अपने मन में बताइएगा। तो पहला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु संतुष्टि की गई। तो आपको पता है कि अभी आप पढ़े कि 15वें वित्त आयोग में जो है राज्यों के हिस्सा को 1% घटा दिया गया, यानी पहले 42% था, तो 1% घटाकर 41% कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर YV रेड्डी। YV रेड्डी को 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KC नियोगी की अध्यक्षता में। आपको पता है कि KC नियोगी की अध्यक्षता में जो है प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आर्टिकल 280 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, मतलब बताना है कौन से जो है इसमें सही है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया।
तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि 14वें वित्त आयोग था, उसमें जो है 32% पहले मिलता था राज्यों को हिस्सा, तो 14वें वित्त आयोग में 10% बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 42% कर दिया गया था। दूसरा इसमें कह रहा है कि इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े, सेक्टर का तो बातें नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, बताना है कि जो वित्त आयोग होता है उसका क्या कर्तव्य होता है। तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। मतलब कर का बंटवारा कैसे किया जाए संघ और राज्यों में, माने केंद्र और राज्यों में, यही इसका जो है मेन कर्तव्य होता है, और यह राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री केसी नियोगी, यही तो थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष।